तो हम तमाम हिंदुस्तानियों की यही कामना है कि हमारा देश विकसित बने, प्रगति के मार्ग पर आगे चलता चला जाए और इसी में बहुत हाथ बटाता है हमारा ट्रेड यानी कि हमारा व्यवसाय। लेकिन ऐसे में ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि एक फेयर प्रैक्टिस हो, सभी को समान रूप से अवसर मिले और कहीं भी कोई गलत तरह का काम ना हो। यही सुनिश्चित करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी पर और जानकारी देने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ए दीदार सिंह हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं फिक्की के। सर बहुत स्वागत है आपका। और साथ में मिस्टर धनेन्द्र कुमार जो फाउंडर चेयरमैन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के और साथ ही चीफ मेंटोर हैं स्कूल ऑफ कंपटीशन लॉ के। सर मिस्टर कुमार आपका भी बहुत स्वागत है। सर पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ट्रेड एसोसिएशंस हम बहुत देखने में हमें मिलती हैं, तो ऐसे में आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ये ट्रेड एसोसिएशंस भी जो सारे कायदे कानून हैं उसके अंदर रहते हुए ही काम करें? देखिए, किसी देश में जो ट्रेड चले या इंडस्ट्री चले, बिजनेस चले, अगर वो कानून के साथ नहीं चलेगा तो वो ट्रेड नहीं रहा। फिर ट्रेड एसोसिएशंस जो बनती हैं, और खाली हमारे देश में नहीं है, पूरी इनफैक्ट शुरू हुई थी यूरोप में, अमेरिका से, उस तरफ से आके फिर इंडिया में शुरू होनी गई। ये एसोसिएशंस एक फॉर्म लिया इन्होंने कि जो मेंबर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं और जो बिजनेस के लोग होते हैं, वो साथ में मिलके अपनी तरक्की और देश की तरक्की, इकोनॉमी की तरक्की की तरफ अपना काम करें। इस बेसिस के ऊपर ये फॉर्म होती हैं। तो डेफिनेटली उनको विद इन द लॉ ऑफ द लैंड चलना है। अगर वो विद इन लॉ ऑफ लैंड में नहीं चलेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर प्रॉब्लम रहेगा। और हमारी बिल्कुल कोशिश रहती है, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये 1927 में फॉर्म हुई थी, तो बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से इसके मेंबर हैं। और डेफिनेटली इसका ऑब्जेक्टिव ही रहा है कि विद इन द लॉ चले और देश की तरक्की के लिए चले। राइट। और मिस्टर कुमार, ऐसे में कई बार क्या ऐसा भी देखने में आता है कि जब ट्रेड एसोसिएशंस चल रहे हैं तो अपने मुनाफे के लिए, जाहिर है अपनी सहूलियत के, उन्होंने कुछ नियम बनाए, कुछ कायदे बनाए, ऐसे में अननोइंगली ही वो ऐसा कुछ कर रहे हों कि जिससे कि कुछ गलत हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। हमारे देश में कंपटीशन एक्ट 2009 में सही रूप में लागू हुआ था, जिस वक्त ये सेक्शन 3 एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, सेक्शन 4 एब्यूज ऑफ डोमिनेंस, ये लागू करके ये कहा गया था कि अगर कोई इस प्रकार की प्रैक्टिसेस हैं तो वो गैर कानूनी होंगी। और उसके बाद कई फैसले आए कंपटीशन कमीशन के, जिसमें कि बहुत हैवी फाइन्स लगाए गए उन लोगों पर जो इनकी अवहेलना कर रहे थे। सबसे बड़ा फाइन तो आपको पता है सीमेंट सेक्टर में लगा, जिसमें कि उन्होंने कार्टेलाइजेशन के अंतर्गत, एलिज्ड कार्टेलाइजेशन में लोग कीमतें एक तरीके से निश्चित की थी और टेरिटरीज के ऊपर भी डिस्कशन किया था। 6000 करोड़ का उनके ऊपर फाइन लगा। बहुत सारे और पेपर के, टायर्स के और दवाइयों के बहुत सारे और मामलों में, फिल्म्स और तरह तरह के फाइन्स लगाए गए। दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ 5 साल हुए हैं इस एक्ट को आए हुए, लिहाजा इसकी जानकारी भी पूरी नहीं है। तो जो ट्रेड एसोसिएशंस हमारे यहाँ दशकों से बल्कि सदियों से काम कर रही हैं, कोई जानबूझकर कानून की अवहेलना नहीं करता। जानकारी भी पूरी नहीं है, कौन सी चीजें कर सकते हैं, कौन सी चीजें नहीं कर सकते। जैसे ट्रेड एसोसिएशन की मीटिंग होती है तो उस वक्त अगर वो कोई भी बात ऐसी डिस्कस करें कि इस ट्रेड में क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कीमतें कितनी कम हो रही हैं, बढ़ा दी जाए थोड़ी, प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन को कैसे किया जाए, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कीमतों के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, टेरिटरीज के बारे में जो डिस्कशन हो जाता है वो इनोसेंटली कर लें, लेकिन वो गैर कानूनी है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका असर व्यवसाय पर पड़ता है और जो कंज्यूमर होता है वो उसको कुल मिलाकर उसका नुकसान हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि ये 1776 में एडम स्मिथ जो इकोनॉमिस्ट काफी बड़े हुए हैं, मूल इसके थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जब कभी ट्रेड के व्यवसाय के एक प्रकार के लोग मिलते हैं जो ऐसे कॉम्पिटिटर होते हैं, तो वो कोई भी बात ऐसी गैदरिंग में ऐसी जरूर होगी जो कंज्यूमर्स के खिलाफ होगी। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि वो बहुत केयरफुल रहें
अपना एजेंडा पहले से सुनिश्चित कर लें कि क्या उन्होंने डिस्कस करना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसकी पूरी जानकारी हो। तो डॉक्टर सिंह, क्या ऐसे में ये नहीं होना चाहिए कि जो एसोसिएशन पहले से बने हुए हैं लंबे वक्त से, उनका भी समय है कि अब उनको थोड़ा अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि क्या सही है, क्या उनके दायरे में आता है, क्या उनके दायरे से बाहर है, या जिन एसोसिएशन का गठन अभी हो रहा है तो उनको भी ये नॉलेज या अवेयरनेस दी जाए? डेफिनेटली ऐसी नॉलेज तो होनी चाहिए, मगर पहले मैं एक सर का कुछ एक पॉइंट जरा लूंगा। बोला कि जब मार्केट के बारे में सोचा जाता है और एसोसिएशन मेंबर्स ट्रेडर्स साथ आते हैं तो वो कभी कभी ऐसी बात भी कर सकते हैं जो गैर कानूनी हो, मगर आई वांट टू स्टेप बैक अ लिटिल बिट। ट्रेड एसोसिएशंस क्यों होती हैं? ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं या बनाई गई हैं इतनी शताब्दियों से बेसिकली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड और अ सेक्टर और एन एरिया, जिसके अंदर बेसिस ऑफ दैट वर्क इज एक्चुअली कंपटीशन। क्योंकि अगर मार्केट इकोनॉमी ना ठीक चले तो ट्रेड और इंडस्ट्री ठीक चल ही नहीं सकती। सो देयरफॉर इन माय ओपिनियन द वेरी बेसिस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ अ ट्रेड एसोसिएशन और लेट अस से अ बिजनेस बॉडी इज रियली टू ब्रिंग मोर कंपटीशन। और हमारा जो ये मार्केट इकोनॉमी की जो हम बात करते रहते हैं, इसके बारे में बिल्कुल मैं एक स्पेसिफाई करूंगा कि हम बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं मांगते, हम मार्केट फ्रेंडली एनवायरनमेंट मांगते हैं। और वो मार्केट फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है उसके बहुत से भाग होते हैं और एक भाग उसमें कानून है। डेफिनेटली विदाउट द प्रोविजन ऑफ थिंग्स लाइक कंपटीशन, थिंग्स लाइक द क्वेश्चन ऑफ जो भी हम देख लें, चाहे हमारे एग्रीकल्चर के एरिया में है, चाहे इंडस्ट्री के एरिया में, चाहे सर्विसेज के एरिया में, टैक्सेशन भी उसके अंदर शामिल है, सर्विस टैक्स फॉर एग्जांपल इसमें शामिल है। उसमें बहुत से जजमेंट्स भी आए हैं, उससे बहुत से लॉज भी बने हैं टू क्रिएट अ कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। और मुझे लगता है कि उस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में इंडस्ट्री का बिल्कुल कंप्लीट भाग है। अवेयरनेस की बात जो सर ने करी बिल्कुल ठीक करी है कि कभी कभी ट्रेड एसोसिएशंस के मीटिंग में, स्पेशली जो सेक्टरल होती, हमारी तो सेक्टरल नहीं है, हमारी तो हम लोग कोई 70 सेक्टर्स में डील करते हैं बिकॉज फिक्की इज अ लार्ज फेडरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। मगर कोई अगर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो खाली एक ही ट्रेड या एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, उसमें हो सकता है कि कभी बात में उनको वो समझ ना पाए, एक दूसरी चीजें डेटा शेयर कर लें जो अनकंपेटिटिव प्रैक्टिसेस को लीड कर सकता है। तो ठीक बोला है कि ऑलवेज ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता बट कभी लीड कर सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल मैं मांगता हूं कि इसमें कैपेसिटी बिल्ड करना, इसमें अवेयरनेस लाना बिल्कुल जरूरी है। और हमारे जैसे फिक्की में हम इसके ऊपर काम करते हैं, हमारी अपनी एक पूरी कॉर्पोरेट लॉ की एक डिवीजन है जो ये सब रूल्स, रेगुलेशंस, डूज डोंट्स को मेंबर्स के साथ शेयर करती है और बताती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी। और मिस्टर कुमार, यहाँ हम ट्रेड एसोसिएशन की यानी एक बॉडी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके जो मेंबर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं जरा सा पीछे हटके जो दीदार सिंह जी ने बात की उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए ये कहना चाहूंगा कि फिक्की तो एक बहुत ही एनलाइटेंड संस्था है, बड़ी स्ट्रांग सेक्रेटेरिएट है, कानून के अंतर्गत ये पूरा काम करती हैं। और बाकी भी सभी एसोसिएशंस जनरली उनका काम यही है कि किस प्रकार उस ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, सप्लाई साइड जिसको कहते हैं कि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएं और क्वालिटी बढ़ाएं, उसका फायदा तो कंज्यूमर को ही होगा। अच्छी चीज, ज्यादा गुणवत्ता की चीज अगर ज्यादा मिकदार में बाजार में हो तो कंज्यूमर को फायदा ही होगा। तो ट्रेड एसोसिएशंस का बड़ा भारी रोल है इसमें, और उसमें वो क्वालिटी भी डिस्कस करते हैं, स्टैंडर्ड भी डिस्कस कर सकते हैं। उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो सरकार के साथ हों, टैक्सेशन की हो सकती है, दूसरी चीजों की हो सकती हैं, तो वो उन सब चीजों को सरकार के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि कई दफा अनभिज्ञतावश, इनोसेंटली या अदरवाइज जानबूझ के भी हो सकता है कि अगर वो प्राइसेस के बारे में, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इस प्रकार की चीजें डिस्कस कर लें, और कार्टेलाइजेशन में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, बिडिंग में भी हो सकता है, कोल्यूसिव बिडिंग वगैरह कई दफा हो जाती है आपस में मिलके, वो सब चीजें गैर कानूनी हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या इंडिविजुअल के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और हुआ है। मिसाल के तौर पर ये एक बंगाल केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन का एक केस आया था, और उस केस में कंपटीशन कमीशन ने ये पाया
कि उस एसोसिएशन में जो डिस्कशन हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी निकली जिसमें कहा गया कि इससे कम कीमत पे दवाई नहीं बेची जाएगी। तो एक तरीके से मिनिमम प्राइस उसका नियत कर दिया, जबकि मैक्सिमम प्राइस हो सकता है उसमें आपस में कंपटीशन करके कंज्यूमर के हित में तो जितने कम से कम में बिके तो अच्छी बात है। या कुछ और उसमें कह दिया कि हमसे पूछे बिना कोई अब ट्रेड नहीं कर सकते, ज्यादातर एसोसिएशन बहुत सारे ये कर देते हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, तो वो सब गैर कानूनी होता है। तो इस केस में जो बंगाल केमिकल ड्रग एसोसिएशन वाला था मामला, इसमें 18.38 करोड़ का फाइन हुआ और जिसमें सिर्फ तकरीबन 14-15 लाख का फाइन तो एसोसिएशन पे हुआ था और बाकी सारा फाइन 78 ऑफिसर्स उनके थे उनके ऊपर हुआ। अच्छा। क्योंकि उनको ये पाया गया कि उनकी सहमति चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो या उन्होंने जानबूझ के किया, उनके बिना नहीं हो सकता था। तो ये सारा का सारा उनके ऊपर व्यक्तिगत हुआ। सेक्शन 48 जो है उसके अंदर ये प्राविधान है, लेकिन उसमें यह भी प्राविधान है कि अगर ड्यू डिलीजेंस ली जाए, जिसमें कि वो अपने लिए एसोसिएशंस कर सकती हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना लें, कंपनीज ये कर सकती हैं कि अपना कंपटीशन कंप्लायंस प्रोग्राम रन कर लें, कंपटीशन ऑडिट करा लें, कंपटीशन ट्रेनिंग करा लें। तो उन बातों को अगर उनके पास इस बात का सबूत है तो वो ड्यू डिलीजेंस की परिभाषा में आ जाती हैं। और अगर मान लीजिए कोई लगता है किसी को कि उनके यहाँ कोई ऐसी चीज हो रही है जो गैर कानूनी हो सकती है, तो वो विसिल ब्लोअर के तौर पर अब उनके यहाँ पर कोई आदमी नियत होना चाहिए मैनेजमेंट में, जिसको कि बता सके। अगर वहां भी कुछ नहीं होता तो कंपटीशन कमीशन में भी फाइल किया जा सकता है। वहां पर लीनियंसी प्रोविजन का भी एक प्राविधान है, जिसमें कि उनको 100% तक माफी मिल सकती है अगर सबसे पहले बता दें और बताने के अलावा उसकी एविडेंस वगैरह भी दें और उनसे सहयोग करें। राइट। और डॉक्टर सिंह, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं विसिल ब्लोवर्स की या जो पहले इस तरह की माल प्रैक्टिस कहीं चल रही है उसको रेज करने की, पर मान लीजिए मेंबर्स हैं एक एसोसिएशन के और उन सब ने मिलके कुछ गलत तय कर लिया है और उससे उन सभी को फायदा है, कोई भी बताना ही नहीं चाहता, जाहिर है, क्योंकि सबको मुनाफा हो रहा है, तो ऐसे में क्या हो? देखिए, इसमें ठीक से सर ने यही बात करी है कि 2 पार्ट होते हैं हर एक एसोसिएशन के। एक तो मेंबर्स होते हैं, दूसरी होती है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट एक्चुअली चलाता है एसोसिएशन को, मेंबर्स तो वहां पे खाली मीटिंग्स वगैरह के लिए आते हैं। तो ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटेरिएट की बनती है। उनको देखना चाहिए, एक तो पहले एजुकेट करें अपने मेंबर्स को कि क्या गैर कानूनी चीज है या क्या डूज एंड डोंट्स को कैसे फॉलो करना चाहिए। और ऑफ कोर्स खाली 5 साल हुए हैं इस लॉ को आने में, एटलीस्ट हमारे फिक्की की तरफ से तो बिल्कुल कंप्लीटली आई एम श्योर दैट वी हैव डन दिस, बिकॉज हम लोग कंपटीशन कमीशन के साथ बहुत से काम करते हैं और बहुत से प्रोग्राम्स भी चलाते हैं एट अ नेशनल लेवल एंड डिफरेंट मेंबर्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो हमारे यहाँ तो है, बट हो सकता है कि कोई नई छोटी एसोसिएशन बनी हो जिसमें इतना स्ट्रेंथ ना हो और इतनी कैपेसिटी ना हो, शायद वो नहीं जानते हो। बट इसके लिए मैं आंसर यही दूंगा कि बिसाइड्स मेंबर सेक्रेटेरिएट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको देखना है कि जो भी काम हो रहा है, खाली कंपटीशन लॉ का काम नहीं होता है, टैक्सेशन का भी काम होता है, लीगल एस्पेक्ट्स का भी काम होता है, सर्विस टैक्स का काम होता है, कितनी चीजें होती हैं जो हमको कानूनी से चलना है, चलाना है। बिकॉज एसोसिएशन भी जो बनती हैं या तो वो सोसाइटीज एक्ट में बनेंगी, सोसाइटीज एक्ट के फॉर्मुलेशंस हैं, डिफरेंट प्रोविजंस हैं। जैसे हम हमारे फिक्की हैं, वी आर अ सेक्शन 25 कंपनी। सेक्शन 25 कंपनी मीन्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ हैज टू बी फॉलोड इन टोटलिटी, इंक्लूडिंग जो बता रहे हैं कि हमारे कैसे मिनट्स बनेंगे, कैसे एजेंडा बनेगा, वो पब्लिक होगा। हम उस सब कुछ अपना जितना भी सेक्टोरल रिपोर्ट जो भी होते हैं हम वेबसाइट पे डालते हैं, पब्लिक नॉलेज में डालते हैं, कभी इंटरनल नहीं रखते हैं। तो ये सब करने का, ये प्रैक्टिसेस करने का मेरे हिसाब से सेक्रेटेरिएट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली बनती है। जी। और मिस्टर कुमार, यहाँ पे जैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जो सामने आ जाए, भले ही आप अभी तक उसमें इन्वॉल्व थे गलत एक्टिविटी में, लेकिन अगर आप सामने आ जाते हैं तो आपको माफी भी मिल सकती है अगर आप कोऑपरेट करें और पहले सामने आ जाए। लेकिन अगर कोई सामने नहीं आता पर आपके संज्ञान में ये बात आ जाती है कि इस तरह की माल प्रैक्टिस चल रही है, तो क्या सुओ मोटो एक्शन भी होता है? जी, कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत कंपटीशन कमीशन को पूरी पावर्स हैं कि वो सुओ मोटो भी एक्शन ले सकता है। बल्कि सेक्शन 18 में उनकी ड्यूटी है ये कि अगर उनके संज्ञान में कहीं पर आ सकता है, उनको तो बल्कि ये ड्यूटी है कि मार्केट के ऊपर निगाह रखें।
अगर मार्केट में कहीं पर भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उसको फौरन देख के उसकी जांच पड़ताल, उनके पास डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन है, उसके माध्यम से जांच पड़ताल कराकर उस पर एक्शन लें। मैं एक चीज आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये जो एक्ट बना है और ये सब हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई कानून बन गया उसकी अनुपालना करनी है। उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना चाहिए हमें। उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर मार्केट, जैसा अभी दीदार सिंह जी ने भी कहा, अगर मार्केट ठीक प्रकार फंक्शन करेगा तो उसका फायदा सभी को है। अगर एक गेम सही तरीके से रूल्स के मुताबिक प्ले किया जाएगा तो उसमें ये सारे प्लेयर्स को मौका मिलेगा कि वो अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। कंज्यूमर्स को फायदा है कि अच्छी कीमत, अच्छी चीज सही कीमत पे मिल सकती है और कंपटीशन के माध्यम से उसकी क्वालिटी लगातार इंप्रूव हो सकती है, कीमतें लगातार गिर सकती हैं। इंडस्ट्री और बिजनेस वो भी एक्चुअली कंज्यूमर्स हैं, चाहे वो सर्विसेज के हों, चाहे वो इंटरमीडिएट गुड्स के हों। तो उनको भी अगर अच्छी क्वालिटी की चीजें कम कीमत पे मिलें तो उनको भी फाइनल प्रोडक्ट बेहतर देने में सुविधा होगी। तो कुल मिलाकर स्टैटिक और डायनेमिक एक इकोनॉमिक टर्म है, दोनों में फायदा होता है इकोनॉमी को, और इकोनॉमी सुदृढ़ होती है अगर ये कंपटीशन के प्रिंसिपल्स चलाए जाएं। इसीलिए दुनिया में 120 से ज्यादा देशों में ये कंपटीशन किस्म के अलग अलग नाम से एंटी ट्रस्ट ये वो, अमेरिका में तो ये 1890 से है। तो ये इस प्रकार के कायदे कानून के माध्यम से बाजार की फंक्शनिंग को, ट्रेड इंडस्ट्री वगैरह को रेगुलेट करने का होता है। तो मार्केट रेगुलेटर है ये, इसका उद्देश्य है और इससे इकोनॉमी को फायदा होता है। यहाँ पर मुझे एक बात ध्यान आती है कि जैसे कि पिछले दिनों एक मीटिंग में, पब्लिक फंक्शन में, गवर्नर रिजर्व बैंक ने भी कहा था कि जैसे ग्रेविटी में कोई चीज अब सीधे जैसे उसकी तरफ जाती है, जमीन की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो कंपटीशन की जो फोर्स है ये कुदरती फोर्स ऐसी है कि इकोनॉमी को मैक्सिमम एफिशिएंसी की तरफ ले जाती है। तो इसमें जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है वो भी जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा सेक्टर और सब सेक्टर, उसकी तरफ बढ़ता है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में सबसे ज्यादा फायदा होता है। और डॉक्टर सिंह, यहाँ पे हम इतनी सारी बातें हमने ये भी की कि बहुत बार अनभिज्ञता में अननोइंगली ऐसी चीजें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में, हालांकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन फिर भी ब्रीफली अगर आप थोड़े डूज एंड डोंट्स ट्रेड एसोसिएशंस के लिए बताना चाहें। देखिए, एक तरफ से तो कंपटीशन लॉ में ऑलरेडी स्पेसिफाइड हैं कि देयर शुड बी नो डिस्कशन रिलेटिंग टू प्राइसेस, टू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, to sharing of data which is limited to only a particular sector for some commercial purposes। ये सब ऑलरेडी लिखी हुई हैं और ये हम कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारी तरफ से भी हम लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं। बट अननोइंगली जो आप बात कर रहे हैं, ये अननोइंगली एक्चुअली नहीं होता है। मोर ऑफन देन नॉट, अगर कोई सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एसोसिएशन और अ बॉडी इसकी तरफ जाता है, वो अपना कोई एक्स्ट्रा मुनाफा करने के लिए, अपनी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाता है, और ये बिल्कुल गलत चीज है, ये कभी होना चाहिए। बट इसके बारे में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, हम मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मार्केट इकोनॉमी में एफिशिएंसीज आएंगी द मोर परफेक्ट द मार्केट इज। उसमें खाली कंपटीशन लॉ का भाग नहीं है, एक और फैक्टर है विच इज कंपेटिटिवनेस। जब तक कंपेटिटिवनेस नहीं आएगी, देश की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सर्विसेज हैं, जो एग्रीकल्चर है, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा एट द ऑप्टिमाइजेशन लेवल ऑफ दैट मार्केट। ये एक बहुत बड़ी चीज है। कंपटीशन लॉ तो एक भाग आ गया, रेगुलेटर आ गया, और इसमें मैं भाग डालूंगा सरकार का। एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपेटिटिवनेस की होती है, वो जॉइंटली सरकार को, गवर्नमेंट को विथ इंडस्ट्री साथ करना है। अभी इंडिया में कंपेटिटिवनेस बहुत पुअर है। क्यों? हमारे लॉजिस्टिक्स खराब है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, हमारे मूवमेंट ऑफ गुड्स, हमारे टैक्सेशन, नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स, ये सब बना के कंपेटिटिवनेस रिड्यूस होती है। तो while we look at competition law on the one hand, I think it is also important from the point of view of the general economy की है। मैं जनरल इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। देश की इकोनॉमी, हम रियली स्वतंत्रता की जो आज आप बात कर रहे थे, रियली स्वतंत्रता तब आएगी
कि व्हेन वी आर मोर ऑफ अ कंप्लीटली मार्केट फ्रेंडली इकोनॉमी। राइट, और इसी खूबसूरत नोट पे हम आप दोनों का शुक्रिया करना चाहेंगे फॉर दिस इम्पोर्टेंट डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।